बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम देखेंगे क्लास 11 का ज्योग्राफी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है मूल निवासियों का विस्थापन। तो पार्ट ये थर्ड है बच्चों, एंड एक लास्ट पार्ट आएगा आपका पार्ट 4 जिसमें आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देख लेते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम देखेंगे 19वीं सदी में अमेरिका था उसके भूदृश्य में क्या बदलाव आया, और फिर देखेंगे बदलाव की जो लहर थी अमेरिका में वो क्या थी, और फ्रंटियर के बारे में। ये तीन टॉपिक आज की इस वीडियो में हम करेंगे जो कि आपके इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला टॉपिक है 19वीं सदी में जो अमेरिका था इसके भूदृश्य अर्थात भौगोलिक दृश्य में बदलाव। तो सबसे पहला धीरे धीरे क्या हुआ था कि यूरोपीय लोग जो थे वो जंगलों को साफ करके वहां रहने लगे, जिसके लिए लोहे के औजारों का इन्होंने प्रयोग किया था। अर्थात वहां पे जब यूरोपीय लोग जो आए थे, ठीक है, ये सबसे पहले किस लिए आए थे? मछली एवं रोएदार जो खाल थी उसके व्यापार के लिए। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जंगलों को साफ करना शुरू कर दिया और फिर वहां पे ये स्थायी तौर पर बस गए, ठीक है। और जंगलों को साफ करने के लिए इन्होंने लोहे के औजारों का उपयोग किया। ब्रिटेन और फ्रांस से आए कुछ अप्रवासी ऐसे थे जो छोटे बेटे होने के कारण पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे, वे अमेरिका में मालिक बनना चाहते थे। अर्थात देखिए इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो जो यूरोपीय लोग थे या फिर ब्रिटेन और फ्रांस के जो लोग थे, ये छोटे बेटे होने के कारण क्या थे, इन देशों में संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे। इसीलिए ये अमेरिका में संपत्ति खरीदकर मालिक बनना चाहते थे, और ये ऐसी फसलें उगाकर जो यूरोप में नहीं उगाई जा सकती थी मुनाफा यहाँ पर कमाना चाहते थे। कहां पर? अमेरिका में। इन्हीं चीजों की लालसा ने, इन्हीं चीजों के लालच ने अमेरिका में यूरोप, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सभी देशों के जो लोग थे उनको यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं आमंत्रित किया। फिर आगे क्या हुआ, आगे की कहानी सुनिए। आगे की कहानी में क्या है कि मूल बाशिंदों को बेदखल करना ये लोग गलत नहीं मानते थे। कौन? यूरोपीय लोग। क्योंकि इनके अनुसार मूल बाशिंदे जो थे वो अपनी जमीन का उपयोग सही तरह से नहीं कर रहे थे। जैसे कि पोलैंड से आए लोगों ने प्रेयरी चरागाहों को कम कीमत पर खरीदा एवं कम कीमत में एवं अधिक मात्रा में खरीदा। अर्थात मान लीजिए कि उस समय की जो एक खेत की कीमत है, ठीक है, मान लीजिए 100 फुट का कोई खेत है, 100 गज का कोई खेत है और उसकी कीमत है 100 रुपए, तो उस नॉर्मल होती है 100 रुपए। लेकिन जो यूरोपीय लोग जब आए थे उस समय जो व्यापार हो रहा था उस दौरान इसकी कीमत मान लीजिए थी 80 रुपए। तो क्या था कि इसी 80 रुपए को देखते हुए पोलैंड से जो लोग आए थे उन्होंने बहुत अधिक मात्रा में क्या किया, अधिक जमीनें जो कि चरागाह है जिन्हें प्रेरीज कहते हैं, उन जमीनों को खरीदा। ठीक है। दूसरी चीज है यहाँ पे दास्ता के बारे में। जलवायु के परिवर्तन की वजह से अनेक दासों की मृत्यु हो गई एवं बागान मालिकों ने अफ्रीका देशों से दासों को मंगवाया। आपको पता है कि 1861 और 1865 में एक युद्ध हुआ था, ठीक है, दास्ता विरोधी एवं दास्ता को रखने वालों के बीच। तो 1865 में जब ये युद्ध जीता गया तो इसको समाप्त कर दिया गया। किसे? दास्ता, जो ये कहानी थी इसको, दास्ता जो कानून था इसको समाप्त कर दिया गया था। लेकिन उससे पहले की ये बात हो रही है, 1861 के पहले की बात हो रही है। फिर 1873 में क्या हुआ कि कटीले तारों की खोज के बाद उनकी फसलों को पुनः तरीके से सुरक्षित हो पाई। अर्थात ये जो लोग थे जिन्होंने ये प्रेरित चरागाह खरीदा था, ये क्या होता था कि कई बार जंगली जो भेड़ कह लीजिए, भैंसे कह लीजिए या फिर जंगली जानवर थे, वो क्या करते थे, इनकी फसलों को बर्बाद कर देते थे और कई बार इन्हें खतरा भी होता था, चोट भी ये जानवर पहुंचा देते थे। तो इसी को देखते हुए 1873 में जो कटीले तार हैं जिनमें कांटे लगे हुए होते हैं, ऐसे तारों का आविष्कार हो गया, जिसकी वजह से ये जो लोग थे वो खुद भी स्वयं सुरक्षित हो पाए और उनकी जो फसलें थी वो भी सुरक्षित हो पाए। ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी किसके बारे में? जो मूल बाशिंदे थे उसके बारे में। तो ये 19वीं सदी में अमेरिका जो था उसका भूदृश्य में कुछ इस तरह से बदलाव हुआ था कि यूरोपीय लोगों ने आना शुरू कर दिया
ऐसी फसलें उगाई जिससे मुनाफा कमाया जा सके। मूल बासिंदों को हटा दिया गया। पोलैंड वासियों ने जो प्रेरित थी ऐसे स्थानों को अधिक मात्रा में खोदा। दास्ता को अधिक यहाँ पे बढ़ावा मिला। तारों की खोज ने इनको सुरक्षित कर दिया। फिर अगला पॉइंट है बच्चों, अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर के मायने कह सकते हैं या फिर अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर क्या था इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या है इस टॉपिक में। अपने जन्म के शीघ्र ही बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने पश्चिम की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था। अर्थात देखिए, इसको एक बार दोबारा समझते हैं। जो संयुक्त राज्य अमेरिका और जो कनाडा थे, ये 18वीं सदी के अंत के बाद ये मौजूद आए थे। ठीक है, मतलब अपने वजूद में आए थे। अपने वर्तमान क्षेत्रफल का एक छोटा ही हिस्सा उस समय इनके कब्जे में था। ठीक है, और जो मौजूदा इनका भी वर्तमान का जो आकार है, जो कि हमने देखा था अभी मैप जो मैंने आपको दिखाया था, उस आकार के अकॉर्डिंग ये जो आकार था, इन्हें अपने जन्म के तकरीबन 10 से 12 साल लगे इसको बड़ा करने में। ठीक है, फिर क्या हुआ कि ये जो अमेरिकी लोग थे, इनके लिए फ्रंटियर जो शब्द है, इसका अर्थ ये है पश्चिम की ओर बढ़ना। ठीक है, अमेरिकी लोग जो थे वो अपने इस एरिया से, ठीक है, मान लीजिए ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो ये जो अमेरिकी लोग थे ये इस वेस्ट की क्षेत्र की तरफ अधिक बढ़ रहे थे। संयुक्त राज्य अमेरिका की पश्चिमी सीमा जो थी वो कहां जा रही थी? फ्रंटियर की तरफ। फ्रंटियर जो था वो कहां पे था? पश्चिम की तरफ। तो इसीलिए ये जो सीमा थी वो कहां जा रही थी? पश्चिम की तरफ। विस्तार के लिए क्षेत्रों को खरीदा तथा युद्ध दोनों का सहारा लिया गया। अर्थात अमेरिका जो था इसने अपने क्षेत्र का विस्तार किया। अब क्षेत्र का विस्तार करने के लिए इसने कई संपत्तियों को खरीदा भी, जबरदस्ती भी खरीदा या फिर ऐसे ही हड़प लिया। उसके बाद कई बड़ी बड़ी संपत्तियां होती थी तो उसके लिए युद्ध भी करना पड़ता था, तो उसने युद्ध भी किया एवं युद्ध से भी जमीनों को जीता एवं क्षेत्र को जीता और अपने जो क्षेत्र है उसका विस्तार किया। आगे क्या हुआ फिर कि क्षेत्रों को खरीदते अथवा बेचते समय वहां के जो मूल निवासी थे उनकी स्वीकृति लेने की आवश्यकता इन लोगों ने नहीं समझी, क्योंकि उनकी जो जमीनें थी वो बड़े बड़े लोगों के पास रहती थी और वही इन्हें बेच देते थे, जिसकी वजह से इन्होंने उन लोगों की जो जमीनें थी छोटी छोटी, उन लोगों से बात करने की कोई जो अहमियत है वो नहीं समझी। तो ये हो गया आपका 19वीं सदी में अमेरिकी भूदृश्य में बदलाव और जो फ्रंटियर है इसके बारे में। अब जो सबसे अहम पार्ट है इस वीडियो का वो है बदलाव की लहर। अमेरिका में जो बदलाव की लहर आई वो लहर क्या है, कैसी थी, इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, तो देखिए 1920 तक मूल निवासियों के लिए कुछ खास अच्छा नहीं। आपको पता था कि इनकी जमीनों को खरीदा बेचा जा रहा था, इनसे पूछा भी नहीं जा रहा था, कम दामों पे खरीदा बेचा जा रहा था। ठीक है, तो मतलब 1920 तक इनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। लेकिन 1928 में एक समाज वैज्ञानिक है जिसका नाम है लेवाइस मेरियम। क्या नाम है? लेवाइस मेरियम। ठीक है, इनके निर्देशन में संपन्न हुआ एक सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ जिसे कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसमें क्या था? रिजर्वेशन, अर्थात जो मूल निवासी थे, ठीक है, उनको कैद करके कहां रखा जाता था? रिजर्वेशन में। ठीक है, जो जेल होती थी उसको रिजर्वेशन कहते थे। और मतलब कि जिसमें रिजर्वेशन में रह रहे मूल निवासियों की स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं की दरिद्रता का बड़ा ही दारुण अर्थात मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। अर्थात ये जो लेवाइस मेरियम, इनका जो एक सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ जिसे कहते हैं दी प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें जो रिजर्वेशन में लोग रह रहे थे जो कि मूल निवासी थे, उनके स्वास्थ्य एवं उनकी शिक्षा सुविधाओं को बहुत ही मतलब जो दरिद्रता फैली हुई थी वहां पर, उसका दारुण अर्थात मार्मिक चित्रण इस सर्वेक्षण मानचित्र के अंतर्गत जो है वो बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अगला पॉइंट है एक और यहाँ पे एक्ट कह सकते हैं या फिर एक और जो खोज है उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। वो क्या है? 1934 का एक इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। 1934 का इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसके द्वारा रिजर्वेशन में
मूल निवासियों को जमीनें खरीदने, उधार अर्थात ऋण लेने का अधिकार हासिल हुआ। अर्थात फाइनली 1934 में जो मूल निवासी थे उनके लिए एक एक्ट बना जो था इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसके तहत रिजर्वेशन में जो मूल निवासी रह रहे थे उनको जमीनें खरीदने के लिए उधार ऋण लेने का अधिकार प्राप्त हुआ। फाइनली 1934 में जो रिजर्वेशन में मूल निवासी रह रहे थे उनके लिए कुछ अच्छा होने लगा। 1950 से 1960 के दशकों में कहा गया कि ये जो मूल निवासी हैं वो इसकी मुख्य धारा में शामिल होंगे, अर्थात जो अमेरिकी लोग हैं उनकी मुख्य धारा में शामिल होंगे, अर्थात वे यूरोपीय संस्कृति को अपनाएंगे। लेकिन मूल बाशिंदों ने ऐसा नहीं किया, वो ऐसा नहीं चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि वो यूरोपीय संस्कृति को अपनाएं, ताकि वो इसमें शामिल होना ही नहीं चाहते थे, इसलिए मूल बाशिंदे ऐसा नहीं चाहते थे। फिर मूल बाशिंदों ने क्या किया? मूल बाशिंदों ने 1954 में, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स, क्या नाम है? डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स, इस शर्त के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता स्वीकार की कि उनके रिजर्वेशन वापस नहीं लिए जाएंगे और उनकी परंपराओं में दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। अर्थात वो जिस रिजर्वेशन में अभी रह रहे हैं उनके रिजर्वेशन वो अमेरिकी लोग जो है वो उनसे नहीं छीनेंगे, और भविष्य में उनकी जो परंपराएं हैं, जो नीतियां हैं, उनकी जो परंपराएं चलती आ रही हैं उसमें ये लोग कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात किन्होंने कही? जो रिजर्वेशन में मूल निवासी रह रहे थे उनके द्वारा। फिर एक दो पॉइंट और है इसमें, उसको भी देख लेते हैं। कनाडा में क्या हुआ कि 1969 में सरकार ने घोषणा यह की आदिवासी अधिकारों को मान्यता नहीं दी जाएगी। अर्थात 1969 में क्या हुआ? 1969 में कनाडा की सरकार ने यह घोषणा कर दी कि भाई हम जो है वो आदिवासी अधिकारों को मान्यता नहीं देते हैं। तो उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। फिर आंदोलन जब छेड़ा गया तो मूल निवासियों के द्वारा इसके लिए बहुत विरोध प्रदर्शन भी किए गए एवं उन्हें 1982 में फाइनली जो है वो सफलता मिल गई और आदिवासी अधिकारों को भी मान्यता प्रदान की गई। कब? 1982 में। ठीक है, तो ये बात पता चली आपको किसके बारे में? मूल निवासी जो थे इनके साथ कुछ अच्छा हुआ, जिसके बारे में कुछ एक्ट के बारे में आपने यहाँ पर देखा। तो बेसिकली आज का वीडियो बहुत ही छोटा यहाँ पे बनाया गया है, क्योंकि इसमें जो है वो अमेरिकी के बारे में यही एक लास्ट टॉपिक बचा था। अमेरिकी भूदृश्य में क्या क्या बदलाव हुआ था, ठीक है, जिसमें आपने फ्रंटियर के बारे में देखा, और जो एक बदलाव की लहर थी 1920 के बाद अमेरिकी लोगों के लिए कुछ अच्छा हुआ, वो किस तरह से अच्छा हुआ, वो सारी चीजें अभी हमने यहाँ पे देख ली है। तो इस तरह से बच्चों आज का जो वीडियो है उसे हम यहीं पे खत्म करते हैं। आशा करता हूँ बच्चों वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। हम मिलेंगे अगली वीडियो में और कमेंट करके बताइएगा बच्चों वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।